दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है कुंवर बलजीत सिंह की बुक बिग कैट एनकाउंटर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है कैटल लिफ्टर ऑफ खादर। एक कहानी एक आदमखोर की कहानी नहीं है, यानी कि मैन ईटर लेपर्ड की कहानी नहीं है। ये कहानी है कैटल लिफ्टर लेपर्ड की, यानी कि वो तेंदुआ जो कि उठा के ले जाता था मवेशी, पालतू पशु। ये उतना ही खतरनाक था गांव वालों के लिए जितना खतरनाक होता है आदमखोर, क्योंकि ये गरीब लोगों की आजीविका यानी कि उनके मवेशी चुराता था। मैं 50 साल पहले के उस भारत के बारे में बता रहा हूँ जहाँ लोग पूरी तरह से आश्रित थे पालतू मवेशियों पर। उनका मवेशी चुरा लेना करीब करीब उनको खत्म करने के बराबर था। ये एडवेंचर मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा कठिन अभियानों में से एक अभियान था ये। मैं एक ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम सारे लोग किसान ही थे। मेरा गांव है नजीबाबाद के पास में, जो कि बिल्कुल जंगल से लगा हुआ है। बहुत ही छोटी उम्र में बंदूकों से मेरा नाता जुड़ गया था और मैंने शिकार करना शुरू कर दिया था जब मैं था 10 साल का। मेरे पास शिकार करने के बहुत सारे मौके उपलब्ध थे, क्योंकि मेरे चाचा एक शिकार कंपनी के मालिक थे और मेरे पिताजी, उन्हें भी बड़ा शौक था शिकार करने का। तो मैं बंदूक का माहिर बन चुका था बहुत ही छोटी उम्र में। लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी किसी फीमेल को नहीं मारा, चाहे तो वो फर वाली हो या फिर हो फेदर्स वाली, यानी कि हो जानवर या फिर हो पक्षी। जब हम काले तीतर के शिकार पर जाते थे, उड़ती हुई फीमेल साफ नजर आ जाती थी, लेकिन कभी भी मैंने उस पर गोली नहीं चलाई। मेरे दोस्तों ने मेरा निक नेम रख दिया था जिम कॉर्बेट, क्योंकि मैंने उन्हें कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करने दिया शिकार के दौरान। मैं बड़ा हुआ जिम कॉर्बेट की किताबें पढ़ते हुए। अपने कोर्स की किताबें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, अच्छी लगती थी तो जिम कॉर्बेट की किताबें। जिम कॉर्बेट बन चुके थे मेरे आइडोल। उनकी बुक्स मेरे लिए बाइबल के समान थी। मैंने एक एक अक्षर का पालन करने की कोशिश की है जो लिखा था जिम कॉर्बेट ने। अपने फार्म में घूमते हुए जानवरों के खुरों के निशानों को पढ़ने की कोशिश किया करता था, उनकी स्टडी करता था। यहाँ तक कि मैं कुत्तों के पगमार्क भी स्टडी करता था और इंसानों के भी पैरों के निशानों को समझने की कोशिश करता था। जिस तरह से जिम कॉर्बेट टाइगर की उम्र की गणना कर लेते थे उनके पग मार्क्स को देख के, यानी कि पग मार्क में जितने ज़्यादा क्रैक्स होंगे टाइगर की उम्र उतनी ही ज़्यादा होगी। वही मेथड अप्लाई करके मैं पढ़ने की कोशिश करता था इंसानों के पैरों को। मैं एक एक दिन के अंतराल पर नई नई स्टडीज़ करता था, जैसे कि जिम कॉर्बेट ने मेंशन की है जंगल लोर में। मुझे टाइगर के पगमार्क्स को स्टडी करने का मौका मिलता नहीं था, क्योंकि मुझे अकेले जंगल में जाने देते नहीं थे, क्योंकि मैं छोटी उम्र का था। लेकिन मैं मन ही मन कल्पना किया करता था। जब मैं दूसरे पगमार्क देखता था, मैं सोचता था कि मैं देख रहा हूँ टाइगर के पगमार्क्स। लेकिन अचानक से मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आ गई, जब मेरे फादर के पास गांव वाले आए ये बताने के लिए कि एक तेंदुआ है जो उनके मवेशी मार रहा है गंगा खादर के इलाके में। खादर उस जमीन को बोलते हैं जो कि नदी के किनारे की जमीन होती है। ये जमीन खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती, लेकिन यहाँ पर घास उगती है, वो भी प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ पर था बहुत बड़ा ग्रासलैंड। यहाँ पर थी एलिफेंट ग्रास, और जिसकी की ऊंचाई थी करीब करीब 15 फीट। ये वही जगह थी जहाँ पर अंग्रेजों ने एक बार एक टूर्नामेंट यानी कप का आयोजन किया था। ये प्रतियोगिता थी सुअर मारने की प्रतियोगिता, और उस कप का नाम रखा गया था खादिर कप। यहाँ पर गंगा नदी करीब 400 फीट की नीचाई पर बहती है। यहाँ पर बहुत सारे रवीन्स भी हैं जिन्हें हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है खोलाज। अब ये जो खोला होते हैं, कहीं पर तो 300 मीटर चौड़े होते हैं और कहीं पर होते हैं 3 किलोमीटर चौड़े। यानी किसी अनजान आदमी को यहाँ पर छोड़ दो तो कई दिन तक उसे रास्ता खोजने को नहीं मिलेगा। ये वही जगह थी जहाँ पर वारदात कर रहा था
वो तेंदुआ। हमारे गांव के लोग अपने पशुओं को छोड़ देते थे चरने के लिए इन खादर में सुबह, और लेकर आते थे शाम को। अब गांव वाले मेरे फादर के पास रिक्वेस्ट लेके आए थे कि उस तेंदुए को मार दीजिए क्योंकि वो हमारे मवेशी मार रहा है। लेकिन मेरे पिताजी किसानी के काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे, उनके पास नहीं था समय। अब मैं अपने पिताजी से कई बार बोलता रहा कि अगर आप बिजी हैं तो मुझे परमिशन दीजिए उस तेंदुए को मारने के लिए, लेकिन हर बार मेरा जो निवेदन था उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा तुम अभी बहुत छोटे हो तेंदुए को मारने के लिए। अब एक गांव वाला बार बार रिक्वेस्ट करने आ रहा था और उसका नाम था पीरू। उसने और मैंने मिलके एक प्लान बनाया। वो प्लान ये था कि अगली बार तेंदुआ जब किसी पशु को मारेगा तो पीरू मेरे पिताजी को खबर देने नहीं जाएगा, वो खबर देगा मुझे, और मैं उसके साथ जाकर मार दूंगा उस तेंदुए को। अब प्लान तैयार था, इंतजार था तो तेंदुए के नए हमले का। उस हमले को लग गए 7 दिन। एक दिन दोपहर को पीरू हमारे घर आया, मुझसे मिला, बोला आज एक बछड़े को तेंदुए ने मारा है। जैसे ही उसे खबर लगी है वो भागता चला आया मेरे पास। अब क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिताजी को मालूम चले तो मैंने पीरू से कहा फौरन निकल जाओ खादर की तरफ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। अब क्योंकि मेरे पिताजी को मालूम चला नहीं था कि पीरू यहाँ पर आया था तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं पीरू से मिलने जा सकता हूँ क्या? डिनर के लिए कुछ पक्षी मार लाऊंगा और दे दीजिए मुझे अपनी .375 राइफल। मुझे फ़ौरन परमिशन मिल गई। अब मैंने ले ली 12 बोर की शॉटगन और .375 मैग्नम राइफल। अब मैं गेट से ट्रैक्टर पर बैठ के बाहर निकल रहा था, तभी मेरे बड़े भाई जो कि गए हुए थे मुरादाबाद वहाँ से लौटे और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उनको जवाब नहीं दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा आओ मेरे साथ बैठो। जब ट्रैक्टर गेट के बाहर निकल गया तब मैंने उनको बताया कि ये मेरा प्लान है, लेकिन वो प्लान मैंने कुछ ऐसे अंदाज में बताया था कि वो ना नहीं कर पाए। अब हम पहुंच गए खादर। हमें पीरू वहीं मिला जहां तय हुआ था। अब वो हमको लेके गया उस जगह पर जहां पर तेंदुए ने मारा था बछड़े को। उसने बताया कि जहां हम पहुंचे थोड़ा ही आगे है बछड़ा, एक सिल्क कॉटन ट्री के नीचे एक छोटी पहाड़ी के ऊपर है वो। अब जब तक हम वहां पर पहुंचे थे सूरज ढलने को हो चुका था। हम अपने ट्रैक्टर से नीचे उतरे और चल पड़े उस तरफ जहां पड़ा हुआ था वो मरा हुआ बछड़ा। अभी हमें चलना था 300 से 400 गज। इस बात की पूरी संभावना थी कि जहां पर वो मरा हुआ बछड़ा है वहां पर हमारी मुलाकात हो जाएगी तेंदुए से। अब थोड़ी देर तक वॉक करने के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर लंबी लंबी घास थी, हमारी छाती तक आ रही थी। अब हमने पूछा पीरू से कहाँ है वो मरा हुआ बछड़ा। उसने हाथ से इशारा करके बताया कि उस पेड़ के पास। लेकिन अब पीरू थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था कि वहां पर था एक और पेड़। पीरू कह रहा था नहीं, बछड़ा उसके नीचे है, क्योंकि उसने दिन में देखा था, अब शाम हो गई थी। वो खुद कंफ्यूज था कि बछड़ा है किधर। अब मैं आपको उस जमीन के बारे में थोड़ा सा बयान करूंगा ताकि परिस्थितियां और ये कहानी आपको थोड़ा ठीक से समझ में आए। हम एक ravine में खड़े थे जो कि जा रहा था पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ। अब इस ravine के जो किनारे थे वो 50 गज चौड़े थे और 50 गज ही थे ऊंचे। हमारा चेहरा था उत्तर दिशा की तरफ। आसपास की जो लैंड थी उसमें बहुत सारी झाड़ियां थी। अब ये घास फूस करीब 50 गज की दूरी तक फैले थे और उस ravine के किनारे पर आकर ही समाप्त होते थे। इस ravine के किनारे पर ही थे वो दो पेड़ जिनको देख के कंफ्यूज हो रहा था पीरू। उसके नीचे ही था बछड़ा। अब इन दोनों में से किसी एक के नीचे था वो मरा हुआ बछड़ा। अब इन पेड़ों की तरफ बढ़ने पर करीब 3 फीट गहरा एक गड्ढा था, या यूं कहे कि नाला था। अब ये नाला बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन इसके आसपास की घास बहुत ज़्यादा ऊंची थी। अब अगर हमें उस बछड़े की तरफ जाना था तो इस नाले के अंदर से जाना था, झुक के जाना था, उस घास के अंदर जो कि थी बहुत ऊंची, छिप के जाना था। और हमें ऐसे ही बढ़ते जाना था जबकि हमें मालूम नहीं था कि उन दो पेड़ में से किस पेड़ के नीचे है मरा हुआ बछड़ा, हमें किस तरफ बढ़ना है। अंधेरा हो चुका था और लेपर्ड जब अपने शिकार के पास बैठा होता है तो बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। ऐसे में पैदल उसके पास जाना मौत को आमंत्रण देना है, और अगर लेपर्ड वहां पर होता तो उसके पास और किसी तरफ जाने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि 50 फीट ऊंचे किनारे थे। यानी कि वो हमारी तरफ ही आता और आता
आक्रमण करते हुए। तो मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि ऐसी परिस्थितियों में लेपर्ड को मारना ठीक नहीं, जहां हमारी अपनी ही जान जाने की संभावना है। तो आज के लिए ये प्लान हमने ड्रॉप करने का सोचा, लेकिन पीरू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था जब उसके पशुओं को मारने वाला लेपर्ड मरने जा सकता था अगर मारा जाए। और जब पीरू को मालूम चला कि हम लोग वापस जा रहे हैं, आज हम लेपर्ड को नहीं मार रहे हैं, तो उसने हमें चैलेंज किया कि अगर आपको डर लग रहा है बंदूक के साथ जाने में वहां पर लेपर्ड के सामने, मैं जाऊंगा निहत्था और अपने दोनों हाथों से उसे फाड़ के रख दूंगा। अब यह चैलेंज मेरे ईगो को हर्ट करने के लिए काफ़ी था। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, इस तरह की भावनाओं में बह जाता था और मैं बह गया। अब मैंने पीरू से कहा कि मेरे भाई के पास रहो। अपने हाथ में मैंने ली 12 बोर की शॉटगन, उसमें डाला बक शॉट और दूसरे हाथ में 3 सेल वाली टॉर्च। अब मैंने अपने भाई से कहा कि पीरू को साथ में लेके मेरे पीछे पीछे आते रहना। मेरे भाई के हाथ में थी राइफल। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं अपनी गोली चलाने के बाद अगर लेपर्ड को नहीं मार पाया, मैं फौरन ज़मीन पर लेट जाऊंगा ताकि आपके सामने लेपर्ड का क्लियर व्यू आए और आप चला सको अपनी राइफल। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं सही पेड़ की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं गलत पेड़ की दिशा में आगे बढ़ता तो या तो लेपर्ड मेरे ऊपर हमला कर देता या फिर वहां से भाग जाता। जब शाम को हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे तो मैंने देखा था कि उन दोनों पेड़ों में से एक पेड़ के नीचे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी और ऊंची हैं, और जो मेरे सामने पेड़ था वो थोड़ा खुले इलाके में था। मैंने अंदाजा लगाया कि लेपर्ड जरूर इस पेड़ के नीचे होगा, क्योंकि उसे शिकार को खाने के लिए थोड़ा खुले इलाके की ज़रूरत होती है। तो मैंने चांस लिया और मैंने उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया जहाँ मुझे लग रहा था कि मिलेगा तेंदुआ। अब मैं झुक झुक के आगे बढ़ रहा था। मेरी शॉटगन और मेरी टॉर्च मेरे हाथों में थी। अब इस तरह से झुके झुके आगे बढ़ता रहा मैं करीब 30 गज तक। मेरे हाथ में वजन था शॉटगन का, पीठ मुड़ी हुई थी। अब मेरी पीठ में दर्द हो रहा था। अब मेरे मन में एक नई शंका आ रही थी कि हम तीनों आदमी ऐसे झुक के चल रहे हैं, कहीं लेपर्ड हमें सुअर का झुंड ना समझ ले, यानी कि साउंडर ऑफ पिग्स, और हम पर हमला ना कर दे। लेकिन अब इस ख्याल को मैंने साइड में किया, क्योंकि दूसरा कोई उपाय था नहीं। खड़े होकर चला नहीं जा सकता था। अब मैं आगे बढ़ रहा था। मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। लग रहा था दिल के अंदर ड्रम बज रहा है। हम अंधेरे में चल रहे थे। हर 10 कदम चलने के बाद रुक जाते थे जंगल की आवाज़ों को सुनने के लिए। अब मैं बुरी तरह से थक चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे, बंदूक का वजन, टेंशन। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सिवाय हिम्मत रख के आगे बढ़ने के कुछ और किया जा सकता नहीं था, क्योंकि अगर मैं वापस जाता तो पूरी जिंदगी पीरू को क्या मुंह दिखाता। अब की बार जब हम रुके तो मुझे हड्डियों के चटकने की आवाज़ आ रही थी अपने बाएं हाथ की तरफ से। अब मैंने गौर किया, ध्यान दिया, तो मुझे समझ में आया कि जो नाला ऊंची ऊंची घास से घिरा हुआ है वो भी उसी डायरेक्शन में मुड़ रहा है जहां से आ रही है हड्डियों के चटकने की आवाज़। यानी कि वो लेपर्ड इस नाले के आखिरी मुहाने पर बैठा है, खा रहा है अपने शिकार को। अब इसके बाद मैंने एक एक कदम फूंक फूंक के रखा, संभाल संभाल के रखा, और जब मुझे अंदाजा हुआ कि उस नाले का आखिरी छोर करीब करीब आ ही चुका है, मैंने जला दी अपनी टॉर्च। सामने देखा लेपर्ड बैठा था। मैंने अपनी दोनों बैरल एक साथ चला दी। अब हम खड़े थे मरे हुए लेपर्ड की लाश के पास में। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि हुआ क्या था। जैसे ही मुझे लगा कि मैं नाले के किनारे पर आ चुका हूं, मैंने अपनी टॉर्च जलाई। उजाले में देखा लेपर्ड को, जो कि था मुझसे केवल 10 गज की दूरी पर। उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था। वो बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर हमें देख रहा था। अब मैंने एक साथ दोनों ट्रिगर दबा दिए उसके चेहरे को टारगेट करके, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने एक गोली मारी तो दूसरी गोली मारने का टाइम ये लेपर्ड मुझे देगा नहीं। अब क्योंकि मैंने दोनों बैरल एक साथ दाग दी थी तो उसका चेहरा बन गया चिथड़े। यही वजह थी कि उस आश्चर्यचकित लेपर्ड की मौत हो गई आश्चर्यजनक तरीके से। लेकिन वो मांस का टुकड़ा जो उसके मुंह में था अभी भी उसके मुंह में था, क्योंकि लेपर्ड को मालूम चला ही नहीं था कि उसे किस चीज़ ने टक्कर मारी या किस चीज़ ने उड़ा दिए उसके चेहरे के चिथड़े। जिस जगह पर लेपर्ड बछड़े को रख के उसे खा रहा था वहाँ बहुत कम जगह थी दोनों के एक साथ होने की, यानी मरा हुआ बछड़ा और जिंदा तेंदुआ। ये पानी के गिरने से बनी हुई एक छोटी जगह थी। अब वहां पर पड़े हुए थे 2 मरे हुए जानवर, बछड़ा और तेंदुआ।
अब जैसे ही वो लेपर्ड मर गया मेरे पैर कांपने लगे। मुझे लगा उनमें जान नहीं है, तो मैं वहां पर बैठ गया। मुझे लगा मुझे बेहोशी आ रही है। फिर मैंने अपने आप को संभाला, अपनी हिम्मत संजोई। मुझे लगता है ये रिएक्शन इसलिए आया था कि एक साथ टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों थे, और दोनों का ही अंत हो गया था उस लेपर्ड के अंत के साथ। अब मैं अपने आप को जिम कॉर्बेट से कंपेयर कर रहा था। उस छोटी सी उम्र में मुझे यह आभास नहीं था कि मैं अपने आप को किस महान व्यक्ति से कंपेयर कर रहा हूँ। अब जब मैं थोड़ा होश में आया तो मैंने देखा कि पीरू अपनी चप्पल से उस लेपर्ड को पीट रहा है और दे रहा है गालियां, यानी 001 तेरी बहन को नमन। पीरू बोल रहा था कि इस बछड़े को मैंने अपनी औलाद की तरह से पाला था और तूने इसे मार दिया। तू चोर का बच्चा है। इस तेंदुए ने करीब 20 मवेशियों को मारा था, यानी कि पालतू जानवरों को मारा था। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।